The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. अब पढ़ते हैं प्रमुख क्वेश्चंस जो इसमें आते हैं, धाराएं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आप पढ़ते हैं सीआरपी सेक्शंस 53A। तो एक क्वेश्चन जो है इसमें से एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, एन accused may be examined by a medical practitioner at the request of a police officer using responsible necessary force। यानी सीआरपीसी का जो सेक्शन 53A है वह पुलिस अधिकारी की प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट करने पर डॉक्टर जो है एक्यूज्ड यानी जो जिसको गिरफ्तार किया गया एक्यूज्ड व्यक्ति जो है उसकी उसकी सहमति के बिना जो है वो मेडिकल जांच कराने के लिए तत्वधान किया गया है, यानी उसको इजाजत दी गई है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्वेश्चन इस रूप में आता है कि आपातकालीन परिस्थिति में एक डॉक्टर बिना सहमति के रोगी की जांच कर सकता है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक आईपीसी का सेक्शन है, वो कौन सा है वो एग्जाम में आता है। वो ऐसा कर रहा है तो उस भारतीय कानून, कौन सा कानून उसको संरक्षण प्रदान करता है, वो है आईपीसी सेक्शन 92, जो कि यह कहता है कि सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जो है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो यहाँ परमिशन नहीं है, फिर भी डॉक्टर के परीक्षण करने पर कोई उसमें अपराध नहीं सिद्ध हो रहा है, क्योंकि वो सद्भावना पूर्वक यह काम पुलिस के कहने पे कर रहा है। इसलिए कौन सी जो है आईपीसी इसको संरक्षण प्रदान करती है, आईपीसी सेक्शन 92। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार कि कौन से सेक्शन के तहत जो है पुलिस के अनुरोध पर चिकित्सक जो है बिना सहमति के आरोपी या अभियुक्त की जांच कर सकता है। तो वो है आरपीसी सेक्शन 53A, है ना। 53I लिखा है, ए भी लिखा होगा तो भी सही आंसर होता है। और ऐसा करने के लिए कौन कौन सा कानून उसको संरक्षण प्रदान करता है, तो आईपीसी की धारा 92। फिर आते हैं सीआरपीसी 52 सेकेंड, दूसरा जो है वो कैसे संबंधित है। सीआरपीसी 53(2), whenever the person of a female accused is to be examined, the examination shall be made only by और अंडर द सुपरविजन ऑफ फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। सपोज अपराध ऐसा है जिसमें अपराधी जो है अभियुक्त जो है वो कोई महिला है, तो फिर उसमें जो उसकी जांच होगी वो एक महिला जो है महिला डॉक्टर के माध्यम से की जाएगी या उसके सुपरविजन में की जाएगी। ये भी कानून है ना। जैसे महिला पुलिस गिरफ्तार करती महिलाओं को, वैसी जांच भी महिला डॉक्टर ही करेगी या उसके सुपरविजन में जांच होगी। ठीक, तो ये सेकेंड कानून है। फिर आते हैं सीआरपीसी सेक्शन 39। ये क्या है, पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंस। 39 सीआरपीसी की 39 जो सेक्शन या धारा है वो ये बताती है कि किसी अपराध की सूचना दिए जाने से संबंधित है। यदि किसी निजी चिकित्सक को यह विश्वास हो जाता है कि उसके पास जो रोगी आया है उसको हत्या के मकसद से विष दिया गया है, तो वह पुलिस को सूचना देने के लिए बाध्य होता है। उस बाध्य किस धारा से होता है, सीआरपीसी की धारा 39। यानी कि हत्यार्थ विषाक्तता के मामले में जब कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं कि इसने जहर खा लिया है और आपको समझ में आता है इसने जहर खाया नहीं है, किसी ने खिलाया है, तो हत्यार्थ विषाक्तता के मामलों में चिकित्सक न्यायिक अधिकारियों को सूचना देने के लिए बाध्य होता है। वो सेक्शन 39 है। जीमू तक के जो योग होते हैं जैसे, है ना, 39, वैसे ही आपको ये पुलिस और डॉक्टर को साथ साथ जीना है तो एक दूसरे की मदद करना चाहिए। तो जीमू तक और सप्तला संखनी के जो योग होते हैं 39 जी है साथ साथ, वो यहाँ पर धारा है सीआरपीसी धारा 39। अब बढ़ते हैं आईपीसी सेक्शन 174। 174 कैसे संबंधित है, नॉन अटेंडिंग ए ओब्लीडियंस टू एन ऑर्डर ऑफ फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट, यानी लोक सेवक के आदेश के बावजूद पेशी में चूक करना इसमें डिफाइन किया गया है। तो पेशी में चूक इम्पोर्टेंट है, यानी कई यार कैसे होते हैं कि कई विभागीय केस होते हैं किसी के, और उसमें जवाब तलब किया जाता है तो विभाग प्रमुख को बुलाया जाता है या संबंधित व्यक्ति को बुलाया जाता है ना। और कोर्ट के द्वारा कोर्ट में उसको उपस्थित होना होता है और वो
उच्च पद पे बैठा व्यक्ति कभी कभी सोच सकता है कि मैं तो इतना बड़ा अधिकारी हूँ, मैं क्यों जाऊं। तो ऐसा कानून कहता है कि नहीं, उसको उपस्थित रहना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, कानून सबके लिए एक जैसा होता है। सेक्शन 174 है जो ये कहता है कि आपको पेशी पे उपस्थित होना है हमेशा, जब भी बुलाया जाए, है ना। तो जाने के अलावा जैसे अधिकारी पूछते हैं छोटे अधिकारियों से कि नहीं जाए तो चलेगा, तो आपको बोलना है कोई चारा नहीं। मतलब आपको पेश होना पड़ेगा, कोर्ट से ऑर्डर आया है तो कोई, अन्यथा कोई इसका चारा नहीं है। मतलब जाना ही पड़ेगा, आप चाहे पीएस हो, सीएस हो, डिप्टी डायरेक्टर हो, किसी भी पद पे हो, अगर विभाग का कोई केस है और आपसे पूर्व अधिकारी का भी है तो भी आपको पेशी में उपस्थित होना ही पड़ेगा। कोई उसका चारा नहीं है, चारा नहीं है, चारा नहीं है। तो 174 जो है पेशी में चूक को परिभाषित किया गया है कि उसको अपन अटेंड करना ही है, नॉन अटेंडेंस उसमें नहीं दे सकते हैं। ये है 174। फिर आते हैं 177 जो है, वो झूठी सूचना देने पर लागू होता है कि आपने झूठी सूचना दे दी। जैसे कई बार क्या होते हैं, साथ साथ में जाना चाहते हैं, साथ देना चाहते हैं, है ना, साथ में जाना चाहते हैं, किसी का साथ देना चाहते हैं, तो अपन ने कहा था ट्रेन में बम है तो ताकि वो ट्रेन लेट हो जाए। तो लेकिन ऐसी झूठी सूचना देने पर कौन सी धारा लागू होती है? 177। साथ देने पे, है ना, हम दूसरों का साथ देना चाहते हैं तो झूठी सूचना दे देते हैं कि ऐसा है। तो साथ साथ, हम साथ साथ हैं तो जेल में भी होगा हम साथ साथ हैं, इसमें 6 महीने का सादा कारावास और आर्थिक दंड का प्रावधान है। फिर आते हैं आईपीसी सेक्शन 178। 178 जो है, रिफ्यूजिंग ऑथ व्हेन ड्यूली रिक्वायर्ड टू टेक ऑथ बाय ए पब्लिक सर्वेंट, है ना। कभी आपको जो है ऑथ लेने के लिए कहा जाए और आप उसके लिए रिफ्यूज कर दो, तो उसके लिए आप पे आईपीसी सेक्शन 178 लागू होगा। शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित की जाए तो 178 धारा लगती है। तो याद रखने का तरीका भैया, वो कहते हैं कि जो भी बोलोगे गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, जो भी बोलोगे सच के अलावा कुछ नहीं बोलोगे। तो हमने कहा नहीं, हम गीता पे नहीं, हम तो अष्टांग अष्टांग आयुर्वेद लेके आओ हमारे पास, तो उस पे अष्टांग आयुर्वेद जो है उस पे हाथ रख के खाना जो है कसम खाएंगे, हम इस पे नहीं खाएंगे। तो हमने इनकार कर दिया, अष्टांग के नाम पे इनकार कर दिया कि हम तो भैया आयुर्वेद वाले हैं, अष्टांग लेके आओ हमारे लिए। उस पे तो रिफ्यूज ऑथ, ऑथ भी ओ से चालू होता है ना, आ से चालू होता है मतलब, है ना। तो एट ऑथ, एट ऑथ, एट ऑथ जो है ये ऐसे करके जो है, एट ऑथ, एट ऑथ जो है, आठ जो है ऑथ, और आठ जो है वो एक दूसरे से संबंधित है। ऑथ लेने से मना करने पर 178 लागू होती है। फिर आते हैं आईपीसी सेक्शन 179, रिफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट ऑथराइज टू क्वेश्चन, यानी वैध रूप से आबद्ध होते हुए सरकारी कर्मचारी का उत्तर देने से मना करना। यानी कि आप जैसे शासकीय पद पे हैं और आपसे जनप्रतिनिधि या कोई भी जो है उच्च अधिकारी वरिष्ठ कार्यालय कोई जानकारी मांगता है तो आपको वो जानकारी देनी पड़ेगी। आप उसके लिए बाध्य होते हैं, आप रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं एक पद पे रहते हुए, सरकारी पद पे रहते हुए। तो रिफ्यूज टू जो है आंसर जो है वो 179 है। 9 आता है यानी आपने नो कह दिया कि नहीं देना मुझे, जरूरी है क्या हमारे विभाग की जानकारी, आपको क्या लेना देना। तो ऐसा नहीं कर सकते अपन, है ना, नो। बोले अस्पताल में कितने मरीज आए इसकी जानकारी दे दो आप, तो आपको क्या करना, हमारे अस्पताल में आए। ऐसा नहीं कर सकते अपन, जानकारी देने से मना नहीं कर सकते, नो। 179 जो है, रिफ्यूजिंग टू आंसर बाय ए पब्लिक सर्वेंट ऑथोराइज टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ऑथराइज है वो उसको आंसर देना पड़ेगा। तो 174 थी कि कोई चारा नहीं है, आपको पेशी में उपस्थित होना पड़ेगा। अगर आपके नाम पे सपन समन सपीना आ गया, है ना, आपको जो है थाने से भी एक वो पेश होने के लिए बुलाया गया है आपसे पूछताछ के लिए, तो आपको भी जाना पड़ेगा। 177 जो है झूठी सूचना देने पर लागू होता है, साथ देने के लिए आप झूठी सूचना देते हो। 178 अष्टांग की शपथ लेना चाहते तो शपथ मना करने से 178 लागू हो जाता है। 179 जो है, रिफ्यूज टू आंसर, है ना, उत्तर, सरकारी पद पर रहते हुए आप उत्तर देने से इनकार करने पे 179 लागू हो जाता है। फिर आती है झूठी जो है फॉल्स एविडेंस वाले। तो फॉल्स एविडेंस जो झूठ की बुनियाद होती है वो छोटी होती है ना। झूठ का रास्ता आपने अपना लिया कि जल्दी कुछ नहीं समझ में आया तो झूठ बोल दिया, झूठ झूठ का सहारा ले लिया।
तो झूठ का रास्ता कैसा होता है? स्टार्टिंग आसान होती है, जहाँ जैसा यहाँ पर एक एक से चालू हो रहा है ये, लेकिन खत्म कहाँ होगा वो देखना है। तो 19 जो है 19 साल में व्यक्ति ने गलती करी कोई भी, गिविंग फॉल्स एविडेंस यानी झूठा साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, झूठा साक्ष्य प्रस्तुत कर लिया। कई लोग जैसे रिजर्वेशन केस में होता है कि वो उस कैटेगरी में नहीं आते, सपोज ओबीसी है लेकिन ओबीसी क्रिमिनल में नहीं आते, और उनने जो है झूठा साक्ष्य दे दिया। तो 191 जो है झूठा साक्ष्य पे लागू होता है। झूठा साक्ष्य गढ़ने पर, मतलब किसी पटवारी ने या तहसीलदार ने उसकी मदद की होगी, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस जो है उसको झूठा साक्ष्य गढ़ना, वो दूसरा व्यक्ति उसमें शामिल हो गया गढ़ने में। तो पहले 1 आया, फिर ये सेकंड दूसरा व्यक्ति भी इन्वॉल्व हो गया। आपने झूठा साक्ष्य गढ़ा तो उसके लिए भी आपको, है ना, दूसरे व्यक्ति को भी मिलाना पड़ा होगा गलत प्रक्रिया में। या सपोज जैसे आपने कहीं पर बोला कि मैं वहाँ पर उपस्थित नहीं था, मैं तो अस्पताल में भर्ती था, मैं तो किसी से इलाज करा रहा था, तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिया आपने कि हम डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने आपको पर्चा बना के दे दिया ओपीडी का, कहाँ है उस दिन दिखाने आए थे। ठीक है, लेकिन ये साबित हो जाता है कि आपके द्वारा दिया गया चीज़ जो है गलत है, किसी ने कैमरे में, आजकल हर जगह कैमरे लगे हैं, उससे साबित हो गया कि आपने गलत जो है जानकारी दी है। तो उसको शपथ भंग करना यानी कि परज्यूरी कहलाता है। यानी आपसे शपथ लेके आपने बोला था कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, आप झूठ बोलते हो, है ना। तो ये झूठा साक्ष्य प्रस्तुत या गढ़ने पर जो दंड का प्रावधान है वो 19 जो है 193 से में दिया गया। पनिशमेंट जो है 193 में है, जिसमें अधिकतम 7 साल की सजा है, 7 साल की सजा है अथवा आर्थिक दंड की सजा है। तो एक मूवी है नो वन किल्ड जेसिका, उसमें वकील बोलता है कि गोली चली, पुलिस आई, है ना, अब बताओ क्या हुआ था, तो बोला मैंने कुछ नहीं देखा, मैं छत पे था, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं छत पे, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो छत पे था। तो वकील बोलता है भाई गोली चली, पुलिस आ गई, अब तो नीचे आ जा, क्योंकि तुम एक नहीं, मतलब एक नहीं, गलत झूठी दवाई देके आप एक नहीं कितनी जिंदगी तबाह करते हो, एक नहीं तीन तीन जिंदगी जो है बर्बाद करते हो। यानी अपनी तो की, सामने वाले की, वकील का भी वकालत बेकार हो गई। तो एक नहीं तीन तीन जिंदगी बर्बाद करते हो, तो एक नहीं तीन तीन जिंदगी बर्बाद होती है, वो झूठी गवाही देने पे सजा मिलती है तब बर्बाद होती है। झूठी गवाही देने पे बर्बाद होती है सजा, सजा मिलती है जब। तो 193 में जो है सजा का प्रावधान है, अधिकतम सजा 7 वर्ष की है फॉल्स एविडेंस देने पर। ठीक है, फॉल्स एविडेंस पनिशमेंट फॉर ऑफेंस ऑफ परज्यूरी कहते हैं, फॉल एविडेंस देने को परज्यूरी कहते हैं, इसको शपथ भंग करना कहते हैं। फिर आओ, अब आप जैसे मेडिकल प्रोफेशन में अक्सर हो जाता है कि आप कोई सर्टिफिकेट गलत इशू कर देती है, किसी को मेडिकल बीमार नहीं था, मेडिकल इशू कर दिया, तो झूठा प्रमाण पत्र या जाली प्रमाण पत्र जाने करने पर या हस्ताक्षर करने पर आप उसको अटैच कर देते हो, वो जो लेके आता है अटेस्टेड भी इसमें शामिल हो जाएगा, तो भी आप जो है 197 में, मतलब आपने उसमें साथ दे दिया, 7 साल की सजा होनी है, उसमें आपने साथ दे दिया। तो ये जो है 197 झूठा सर्टिफिकेट, जाली सर्टिफिकेट या हस्ताक्षर करने पर लागू होता है। और इसमें अधिकतम कितनी पनिशमेंट है, ये भी एक एमपीपीएससी जिलाधिकारी के पेपर में पूछा जा चुका है। वहाँ ऑप्शन के हिसाब पे अधिकतम आंसर 3 था, नए कानून में बढ़ा के इसको 10 तक कर दिया गया कि क्राइम कितना है उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। तो झूठा सर्टिफिकेट जारी कर देने पर उसमें भी बहुत बड़ी सजा है, 3 साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो झूठ का रास्ता चालू हुआ था 191 पर, आपने झूठा जो है साक्ष्य दे दिया, झूठा सर्टिफिकेट जारी कर दिया, उसको साथ देने वाला दूसरा जो साक्ष्य को गढ़ने करने में जो आपको सहायता करेगा, उसको बनाने में जो सहायता करेगा, वो 192 में आएगा सेक्शन। 193 मतलब उसमें सजा का प्रावधान है झूठी गवाही देने पर, झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने पर। और 197 जो है इशूइंग द और साइनिंग फॉल्स सर्टिफिकेट, फॉल्स सर्टिफिकेट को इशू करते हो, जैसे कई लोग नकली डिग्री में थमा देते हैं, है ना, सर्टिफिकेट पे जो है अटेस्ट कर देते हैं। तो इशूइंग और साइनिंग दो चीजें हैं, इशूइंग एंड साइनिंग ऑफ फॉल्स सर्टिफिकेट, इसमें भी 197 धारा लगती है और अधिकतम 3 से लेकर 10 साल की सजा इसमें हो सकती है। इसके बाद में आते हैं अपन प्रमुख अपराध जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आईपीसी की धारा
299 जो है वो कपेबल होमिसाइड से संबंधित है, कपेबल होमिसाइड से संबंधित है, यानी आपराधिक मानव वध से संबंधित है। कई बार आपसे अपराध आपको नहीं मालूम होता कि मैं धक्का दे दूंगा तो सामने पानी में गिरेगा और ये डूब जाएगा क्योंकि इसको तैरना नहीं आता। लेकिन जब आपको मालूम रहता है कि तैरना नहीं आता और आपने पानी में धक्का दे दिया तो फिर वो आपराधिक मानव वध कहलाएगा। तो 299 ये पारिक में गलत लिखा है, उसमें आत्महत्या के से संबंधित लिखा है, आत्महत्या का नहीं होता है, कपेबल होमिसाइड का होता है। ये क्वेश्चन आया भी है राजस्थान में। 299 जो है वो कपेबल होमिसाइड से संबंधित है, आपराधिक मानव वध से संबंधित होता है। तो 300 का स्कोर, आप 300 रन बनाना चाहते थे तो आपने कहा कि भैया 300, एक विकेट यहाँ से भी सही। 300 रन बनाने के लिए व्यक्ति ने दूसरे को ही मार डाला, है ना, रन आउट करा देता ना, जैसे कि भैया मैं तो अब इतने पे खेल रहा हूँ, रन आउट हो जा। तो 299 जो है वो कपेबल होमिसाइड से संबंधित है। आईपीसी की धारा 300 जो है वो पर हत्या का अपराध करने पे लागू होती है, यानी 300 मर्डर की जो धारा है वो 300 है ना। 302 जो है मर्डर में पनिशमेंट है। 302 मर्डर पे 300 लगती है और 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर है। यह शिशु वध या मानव वध के सजा सजा जो कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करता है उससे मृत्यु दंड या आजीवन कारावास और साथ में आर्थिक दंड से दंडित किया जाता है। वो 302 में उसका प्रावधान है, मृत्यु दंड का भी है, आजीवन कारावास का भी है। फिर आईपीसी की धारा 303, आईपीसी धारा 303 के अनुसार जो कोई आजीवन कारावास, यानी कोई व्यक्ति है जिसको ऑलरेडी आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई हो, वो पैरोल पे हो, बाहर आया हो और वो किसी की हत्या कर देता है, तो 303 में निश्चित रूप से मृत्युदंड मिलता है, मतलब आजीवन कारावास नहीं होता, उसको फांसी मिलना तय है 303 के केस में। 302 में आपको फांसी भी हो सकती है और उम्र कैद भी हो सकती है, लेकिन 303 में आपको फांसी मिलना तय है, क्योंकि 303 क्राइम किया जाता है जो ऑलरेडी जिसको आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई हो या उसमें दंडाधीन आदेश के अधीन हो वो व्यक्ति हत्या करता है, तो 303 में उसको फांसी की सजा मिलती है। फिर आओ 304 ए, 304 ए कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है, ऑल इंडिया पीजीटी में बहुत पूछा गया है, एआईए पीजीटी में बहुत पूछा गया है। तो गैर जमेदाराना चिकित्सा करने पर या फिर जो है आपने गलत लापरवाही पूर्वक चिकित्सा करी तो कौन सा धारा लागू होती है? 304 ए। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि आप जो है चिकित्सा के चतुष्पाद होते हैं, आप कोई इमरजेंसी आती तो हॉस्पिटल में सभी को होना चाहिए, पर एक कोई जो है एब्सेंट हो जाता है ना, डॉक्टर मिलता ही नहीं है, वो एब्सेंट है, उससे वजह से वो जो है पेशेंट मर गया, तो उस पर कौन सी धारा लगेगी? 304 ए लगेगी। ए से एब्सेंट याद करना है, ए से एब्सेंट यानी कि लापरवाही करने से किसी की जान चली जाएगी। ये डॉक्टर के प्रोफेशन में देख रहे हैं, ये किसी भी प्रोफेशन में लागू हो सकता है। कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस जो है वो 304 ए में आएगी। फिर आते हैं 304 बी, बी से बहू करके याद करना है, बहू से संबंधित है, यानी डाउरी डेथ। 304 बी जो है बहू से संबंधित है, जिसको डाउरी डेथ यानी दहेज उत्पीड़न जन मृत्यु के लिए सजा होती है। इसमें शादी के 7 साल के अंतर्गत ही विवाहिता की अस्वाभाविक मृत्यु हो जाए तो डाउरी डेथ का केस लग सकता है। इस अवस्था में जो पोस्टमार्टम किया जाता है वो 2 चिकित्सक के द्वारा किया जाता है। कितने चिकित्सक द्वारा करना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि जामनगर के एग्जाम में 2013 में आया था कि अगर डाउरी डेथ से किसी की डेथ हो जाती है, डाउरी डेथ में, तो कितने डॉक्टर्स द्वारा पोस्टमार्टम किया जाएगा, तो ये 2013 में जामनगर पीजी का क्वेश्चन है। फिर आते हैं 306 पनिशमेंट फॉर एबेटमेंट ऑफ सुसाइड, मतलब आत्महत्या करने के लिए उकसाना कि है ना किसी काम के नहीं है, तुम तो जाओ मर जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, तो आत्महत्या के लिए प्रोत्साहन करना है या फिर उकसाना, ये 306 में आता है। तो 306 यानी कोई व्यक्ति को आप आत्महत्या पे कब मंजूर करना चाहोगे कि आपकी उससे बनती ही नहीं, आपका उससे 36 का आंकड़ा है और आप बीच में गैप करना चाहते हो कि चला जाए, तो 336 से क्या हो गया 306। आपने बोला कि तू तो मर जा, तू किसी काम का नहीं है, उकसाया उसको आत्महत्या करने के लिए, तो आईपीसी की धारा 306 जो है वो आत्महत्या के लिए, सुसाइड के लिए प्रोत्साहन देने के लिए होती है। फिर आओ आईपीसी की धारा 307
वो अटेम्प्ट टू मर्डर है, पर हत्या करने का प्रयत्न करना, अटेम्प्ट टू मर्डर में आती है 307। और इसमें अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। तो अटेम्प्ट टू मर्डर में भी बड़ी सजा होती है, 10 साल की सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 309 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, आत्महत्या करने का प्रयत्न करने पे कमिट टू सुसाइड में 309 लगती है ना। जो है लोगों को जो है 3 लोगों ने मना कर दिया, 1-2 लोगों ने मना किया था तो बर्दाश्त नहीं कर पाया, 3 लोगों ने मना कर दिया तो वो सुसाइड करने चला गया, तो जो है 309 लगती है और इसमें अधिकतम सजा 1 साल की होती है। ये ध्यान रखना है। सुसाइड अटेम्प्ट टू सुसाइड में कौन सी धारा लगती है? 309। तेरी दी हुई जिंदगी को हमने कह दिया नो। हे भगवान, मानने कौन जाता है जो ये कहता है कि तेरी दी जिंदगी को अब बोल दिया उसने नो, नो बोल दिया। तेरी जिंदगी को अब नो बोल दिया, तो ये तेरी हो गया, ये नो हो गया। तीसरी जिंदगी को, तेरी जिंदगी को नो बोल दिया, ऐसा करके याद करना है। फिर आते हैं इसके बाद में आईपीसी की धारा 312 से लेके 18, ये सभी गर्भपात से संबंधित हैं। तो 312 क्या है? कॉजिंग मिसकैरेज, स्त्री की सहमति से गर्भपात कराने पर लागू होता है। तो 312 में लास्ट में 2 आता है, 2 बच्चों के लिए स्त्री की सहमति होती है। तो ऐसा याद करने का तरीका है ना, हम दो हमारे दो, 2 बच्चों में 2 बच्चे पैदा करना है। इसके लिए क्या होते हैं? स्त्री के लिए स्त्री की क्या होती है? 2 बच्चों के लिए स्त्री की सहमति होती है। ऐसा याद करने का तरीका है, 2 बच्चों के लिए स्त्री की सहमति है, 312 में लास्ट में 2 आता है, इसमें स्त्री की क्या है? सहमति है। 313 में 3 आता है, तीसरे बच्चे के लिए स्त्री जो है वो असहमति व्यक्त कर देती है, बिना सहमति है, यानी कि मना कर देती है। तो 313 जो है वो बिना सहमति के। 312 में जो अपन मिसकैरेज करा रहे हैं, एबॉर्शन करा रहे हैं, लेकिन उसमें जो है गर्भवती की सहमति है, तो 3 साल की सजा होती है जीवन क्षम होने से पहले, यानी 20 सप्ताह से पहले, है ना। और 20 सप्ताह के बाद में 7 साल का कारावास होगा। 313 में जब बिना सहमति के हम करा रहे हैं तो सजा बढ़ जाती है, जीवन क्षम होने से पहले 10 साल की सजा होती है। और जो है जीवन क्षम होने का मतलब क्या होता है? जीवन क्षम यानी 20 वीक्स, 20 सप्ताह। ये पहले का बच्चा है और बाद का बच्चा है, बस ये तो 20 सप्ताह से ऊपर का बच्चा है तो वो जीवन क्षम में काउंट हो जाता है। एमटीबी एक्ट में अधिकतम पुराने कानून के हिसाब से 20 सप्ताह ही इजाजत दी गई थी एबॉर्शन की। अब नए कानून में वो जो है बढ़ के 24 सप्ताह हो गई है। फिर आते हैं आईपीसी की धारा 314। 314 में 4 आता है, तो डेथ कॉज्ड बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉजिंग मिसकैरेज, यानी गर्भपात कराने के क्रम में गर्भणी की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर 2 बच्चों के लिए हाँ थी, सहमति थी, ठीक है। यहाँ 3 बच्चे में जो है 3 बच्चों के लिए उसने क्या कर दिया? मना कर दिया। 3 बच्चे की बारी है, लास्ट में 3 आया तो उसने मना कर दिया, असहमति दे दी। और यहाँ पर 4 बच्चे की बारी आई, लास्ट में 4 आ रहा है, तो गर्भवती स्त्री मर ही गई, उसका चौथा हो गया। मरने के बाद में एक चौथा होता है, 13वीं होती है, चौथा होता है, तो चौथा हो गया, मतलब वो उसने अपनी जान दे दी, है ना, गर्भणी की मृत्यु हो गई। तो पहले में सहमति है एबॉर्शन कराने में, दूसरे में असहमति है, और तीसरे में तो उसकी खुद की, चौथा निकल गया। 4 कंधों पे जाता है व्यक्ति, मर जाता है, तो 4 कंधों पे जाता है, मर जाता तो चौथे में उसकी मृत्यु हो जाती है। 4 कंधे की जरूरत पड़ेगी आपको, चौथा देना पड़ेगा, तो वो 14 का है। फिर आते हैं 315 में, एक्ट डन विथ इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और टू कॉज इट टू डाई आफ्टर बर्थ, यानी गर्भ को जीवित पैदा होने से रोकने के लिए, गर्भ में ही मार देने पर, मरते ही जन्मते ही मारने के उद्देश्य से गर्भपात कराने के लिए जब हम गर्भपात कराने जाते हैं तो वो आता है 315। तो यहाँ पर एक्ट डन विद द इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न, मतलब यहाँ तक तो अभी तो चौथा सप्ताह प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा था, इसमें चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव, है ना, जन्मतः जो है उसको मारना चाहते हैं, तो उसके लिए
जो षड्यंत्र रचा जाता है वो आता है 315 में, है ना। पंच महाभौतिक शरीर को आप पैदा होते ही मान देना चाहते हैं। पंच महाभूत से बनता हमारा शरीर, बच्चे का शरीर अब एलाइव हो रहा है, वो उसको मानना चाहते हो आप, तो उसमें धारा लगेगी 315। फिर आते हैं 316। आप मारना चाहते थे बच्चे को, ठीक है, तो आपने क्या, जैसे चाल चली कि धक्का दे दिया या नीचे तेल डाल दिया ताकि व्यक्ति फिसल जाए, है ना, इस टाइप की घटना करने की कोशिश की ताकि गर्भवती महिला जो है फिसल जाए, सीढ़ियों से गिर जाए ताकि उसका बच्चा जो है वो मर जाए। लेकिन अब मारना चाहते थे बच्चे को और उस क्रम में मर गई गर्भिणी। गर्भ बालक को जीवन क्षम होने के पश्चात उसका गर्भपात कराते समय, यानी आप गर्भपात कराना चाहते थे लेकिन गर्भपात कराने के चक्कर में गर्भिणी की मृत्यु हो गई। तो अगर मृत्यु हो गई तो फिर जो है 316 लागू हो जाएगी। कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड एक्ट अमाउंटिंग टू कपेबल होमिसाइड। आपने बच्चा पैदा ना हो जाए, है ना, उस चक्कर में आपको जो गर्भवती माता है उसको मारने का यत्न कर दिया, तो फिर वो 316। फिर आओ 370, एक्सपोजर एंड जो है एवेंटमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर बाय पेरेंट और पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट, यानी माता और पिता जो है शिशु के उसकी देख रेख या फिर उसकी देख रेख करने वाला जो व्यक्ति है वो 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का परित्याग कर दे। यानी बच्चे का कौन भरण पोषण करे, तो आप जाके उसको रेलवे स्टेशन पे छोड़ के आ गए, जंगल में छोड़ के आ गए, है ना, बाजार में छेड़ के आ गए, मेले में छोड़ के आ गए, तो फिर आप पे 317 जो है क्राइम लगेगा, है ना, 317 धारा लागू होगी। तो ऐसा बहुत 17 जिनके 17 बच्चे होते हैं वही ऐसा करते हैं, एक आध बच्चा छोड़ दिए कहीं। तो ये 12 साल से कम वाले बच्चे का ये जरूर ध्यान रखना है इसमें। 12 साल से कम आयु के शिशु के परित्याग में लगती है धारा 317। 318 में आते हैं। 318 क्या है, तो 318 है कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी, यानी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़ कर या गुप्त व्यसन द्वारा जन्म छिपाना, प्रसव छुपाने का दोषी जो है वो 318 होता है। 318 कहने का मतलब है कि किसी को मारा हुआ बच्चा पैदा हुआ और आप जाके उसकी बॉडी जो है शमशान घाट में जला के आ गए या फिर गाड़ दिया या नदी में बहा दिया, तो मृत शरीर को, मरे हुए बच्चे का है इसमें, है ना, मरे हुए बच्चे का जो है वो सबको ना जो है जला देना, दबा देना, कंसील कर देना कहीं पर, ताकि आप पता ना चले कि बच्चा भी पैदा हुआ था। प्रसव छिपाने का दोषी इसमें माना जाता है। इसमें अधिकतम 2 साल की सजा होती है। अधिक क्योंकि मरा हुआ बच्चा था, इसमें मृत शरीर रहता है, इसलिए सजा जो है वो 2 वर्ष तक की रहती है। फिर आए 319 जो है वो उसमें हार्ट या चोट के बारे में बताया गया है कि कौन सी चोट सिंपल चोट होती है, कौन सी गंभीर होता है। जैसे किसी को गाल में चाटा मारने से कोई मर नहीं सकता, लेकिन एक हार्ट पे मुक्का मार दे तो मर सकता है। तो चोट के बारे में 319 में बताया गया है। और 320 में जो है वो ग्रेवियस जो है इंजरी के बारे में बताया गया है। जैसे हमने किसी को मारा, उसका दांत टूट गया, उसकी हड्डी टूट गई, उसका कान का पर्दा फट गया, आंख जो है वो की रोशनी खराब हो गई, तो वो ग्रेवियस इंजरी में आ जाता है। तो उसके आधार पर धाराएं जो है आप पे ज्यादा लगती हैं और फिर जमानत होने के चांसेस घट जाते हैं। तो ग्रेवियस इंजरी 320 में है। 20 साल में झगड़ा होता है तो अच्छा खतरनाक होता है। ग्रेवियस इंजरी 320 में है और 19 में केवल चोट है, हार्ट है। फिर आते हैं 351। 351 कैसे संबंधित है, तो 351 जो है आईपीसी की धारा 351 असॉल्ट से संबंधित है, हमला, शारीरिक से नुकसान करने के हिसाब से आप किसी के साथ झगड़ते हो या ऐसा ऐसा संकेत बनाते हो कि तुम्हें मार दूंगा मैं, तो वो असॉल्ट में चला जाता है। और 354 354, घर वालों ने हमें हमेशा समझाया कि बेटा 3 के बाद में 4 आता है, 4 के बाद में 5 आता है। जैसे अपने घर में माँ बहन है तो नारी की पूजा करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन अपन इसको भूल जाते हैं। 3 4 5 घर वालों ने सिखाया है, उसकी जगह हम उल्टा ही काम करने लग जाए, 3 5 4 करने लग जाए, तो वो आएगा असॉल्ट में। स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना असॉल्ट कहलाता है। 354
असोल्ट वो भी कैसे संबंधित, क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ वोमन विथ इंटेंट और आउटरेज और हर मॉडेस्टी। 354 ए यौन उत्पीड़न से संबंधित होता है। सेक्सुअल हरेसमेंट एंड द पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरेसमेंट जो है वो 354 ए में बताया गया है। तो 354 ए में बताया गया, तो ये भी याद रखना, ये दोनों अलग अलग धातु होती हैं, यौन उत्पीड़न के अलग है और असॉल्ट लज्जा भंग करने के। फिर कुछ धाराएं और बची हैं, जैसे 359 किडनैपिंग से संबंधित है। तो छोटे बच्चों की जो है किडनैपिंग होती है उसको ब्याह अपहरण कहते हैं। तो जैसे किसी ने बताया हमारा बच्चा था छोटा सा, 3 से 5 साल का बच्चा था, रात में 9 बजे हमने रात में 9 बजे बाहर सुला दिया, कोई उठा के ले गया। तो 359, ये 359 की कहानी हमने गढ़ दी। 359, 3 साल से 5 साल का बच्चा था, रात को 9 बजे कोई उठा ले गया, ऐसा याद कर लेना। फिर आईपीसी 362, ये बड़े बच्चों पे लागू होती है, इसको अपहरण कहते हैं, एबडक्शन, है ना। अपहरण किसका करते हो आप, जो 36 का आंकड़ा हो, एक तो 36 का आंकड़ा है, बनती नहीं है। एक बार प्यार से पूछा, मना कर दिया, दूसरी बार तो उठा लाए, है ना, दूसरी बार उठा लाए। लोग कहते हैं ना, पहली बार हमने प्यार से पूछा था, दूसरी बार तो हम उठा के ले आए। तो 36 का आंकड़ा और दूसरी बार उठा के ले आए, तो यानी 362, 362, है ना। ये है, रात 3 से 5 साल का बच्चा था, रात को 9 बजे गुम हो गया, 36 का आंकड़ा था, दूसरी बार बोलने पर उठा लाए, ऐसा करके आप। 366 जो है, किसी स्त्री को विवाह के लिए बेबस करने, है ना, वे करने या अपवित्र करने के लिए अपहृत करना, उसको उठा के ले आना शादी करने के हिसाब से। तो मकसद आप तो बोलोगे हमारा तो अच्छा, हम तो शादी करना चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती करके उठाए के लाओगे तो फिर वो यहाँ पर भी 36 का आंकड़ा ही साबित हो जाएगा। 366 जो है ना, जबरन शादी करने के लिए उठा के ले आना, वो 366 आता है। फिर आते हैं आईपीसी की धारा 375, उसमें रेप यानी बलात्कार की परिभाषा दी है। तो 375 उसमें बलात्कार की परिभाषा है। 376 में बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान है, पनिशमेंट फॉर द रेप, जो कि नए कानून के हिसाब से उम्र कैद की सजा हो चुकी है बलात्कार के लिए। ठीक है, और 376 डी, दी से दवाखाना याद करना, दवाखाना, दी से दवाखाना, दवाखाने में जो है रेप हो रहा है तो जो है वो 376 डी लगती है। वैसे 376 जो है डी जो है दवाखाने से मतलब है, और है सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंट in amounting to rape by a member of management of staff of a hospital who is taking advantage of his position, induce or seduce any woman in the hospital to having sexual intercourse with him, or shall be punishable with punishment of अप टू 5 ईयर, इसमें 5 साल की सजा हो सकती है। तो है ना, सेक्स करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा हो अपने पोजीशन का लाभ लेकर, तो वो 376 डी में आता है। फिर आते 377, 377 अननेचुरल ऑफेंस के लिए है, यानी अप्राकृतिक जो है यौन अपराध में लागू होता है ना। गे सेक्स आप जानते हो, हम साथ साथ है ना, गुद मैथुन, मुख मैथुन, पशु मैथुन करने पे लागू होता है। 497 जो है एडल्ट्री है, यानी जार काम है, जो आपके रिश्तेदार है, सगे संबंधी है, कजन कजन सिस्टर है, उसके साथ आपने रेप कर दिया, तो इसमें एडल्ट्री में आ जाएगा। अब ये धाराएं खत्म कर दी हैं, 300 जो है 75 रेप ही लागू होता है, 377 और 497 जो है अब खत्म कर दी गई है। 511 है अटेम्प्ट टू कमिट ए ऑफेंस, यानी कि कोई जो है ऑफेंस करने का प्रयास करना लेकिन कर ना पाना, जैसे बलात्कार करने की कोशिश करना लेकिन ना कर पाना जो है वो इसमें आ जाएगा। तो याद रखने का तरीका जो अपन ने पहले भी किया है कि 5 साल में ऐसा मेरे साथ 11 बार हुआ कि भैया आ जाना, मुझे यहाँ पर ये फाइल दे जाना, घर पे अकेले आ जाना, इस टाइप की बातें लोग बोलते हैं कॉलेज की लाइफ में। तो 5 साल में 11 बार, 5 साल में 11 बार, ऐसा करके याद करना है। सेक्शन 51 उसमें शपथ की परिभाषा है। सेक्शन 53 में दंड की परिभाषा बताई गई है। सेक्शन 83 जो है वो 7 साल से ऊपर परंतु 12 साल से कम बच्चों के लिए कानून बताए गए हैं। सेक्शन 83 में 7 से ऊपर और 12 से कम छोटे बच्चों से संबंधित है। बाल अधिनियम 1960 में आया था, जिसमें बोला गया था कि 16 साल से कम आयु का बालक
फैक्ट्री, खान, रेल, बंदरगाह में काम नहीं कर सकता है। तो ये 70-60 के दशक की पिक्चरें थी कि लड़का घर से भाग गया, फैक्ट्री में काम करता है, फिर हीरो बन जाता है। तो 1960 के ज़माने का है ये। बाल विवाह अधिनियम जो है 1978 का है। 1978 में हमारे यहाँ एक चीज़ और आई है, सीसीआरएस। तो सीसीआरएस का काल भी 1978 है और बाल विवाह अधिनियम कानून भी 1978 का है। तो शारदा कानून भी कहते हैं। शारदा कानून कैसे संबंधित है, तो वो एग्जाम में पूछा जा चुका है। शारदा कानून जो है वो बाल विवाह से संबंधित है। प्यारा हिंदू विवाह अधिनियम कब आया? 1955 में। 55 में 5-5 आता है। जो व्यक्ति साथ साथ रहना चाहते हैं, अपने आप को इक्वल पति पत्नी मानते हैं, तो 55 में आया हिंदू विवाह अधिनियम, याद करना है। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम जो है, इंडियन जो है डाइवोर्स एक्ट बना 1969 में। यानी कि शादी हुई 55 में और जो है तलाक हो गया 14 साल बाद। 14 साल का वनवास जो है बाद जो है तलाक हो गया। 55 में शादी हुई थी, 69 में तलाक हो गया। शादी 55 की है 1955, तलाक जो है 14 साल बाद है 69 में। फिर कुछ कुछ और क्वेश्चन और हैं। कोई चिकित्सा के क्षेत्र का व्यक्ति जो पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदानिक तकनीक पीसीपीएनडीटी के हिसाब से कानून जो 1994 का है, उसके प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है, तो उसको अधिकतम कितने साल की सजा हो सकती है? 3 साल की। यानी कि जो है भ्रूण के गर्भ की जांच करना गैर कानूनी अपराध है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता है तो अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है। भारत में बीमा पॉलिसी कब शुरू हुई थी? तो 91 में। अब ये ध्यान रखना, 90s के दशक में बीमा लेना चालू हो गया था। भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कानून कब आया? 2006 में। तो महिलाओं के प्रति अपराध से मुक्ति दिलाने के लिए, महिलाओं के संरक्षण के लिए जो कानून आया है घरेलू हिंसा से, वो 2006 का है। एक मैग नॉक्टन रूल होता है, वो एग्जाम में पूछा जाता है। ये रूल बताता है स्टैंडर्ड टेस्ट टू डिटरमाइन द मेंटल स्टेज ऑफ ए डिफेंडेंट एंड हिज क्रिमिनल एबिलिटी टू कॉमन लॉ जुरिडिक्शन। कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है जहां पर ये दावा किया जाता है कि हमारा जो है वो होश में नहीं था या फिर पागल है, इस टाइप की कोई कंडीशन बनती है जहां पर, इसलिए वकील जब लिखवाते हैं तो लिखवाते हैं शपथ पत्र में पूरे होशो हवास में हम ये कथन कह रहा हूँ। तो वो प्रूव करने के लिए, मेंटल स्टेट को प्रूव करने के लिए कौन सा रूल होता है? मैक नॉर्टन रूल होता है, वो भी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, प्रमुख धाराएं और प्रमुख कानून अगतंत्र व्यवहार आयुर्वेद से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।